हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो, आपका वीडियो एक्सेसिबल है। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। इट्स ओके। सो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे, आई विल बी एबल टू स्टार्ट द डिस्कशन। तो कर दीजिए क्विकली कंफर्म योर ऑडियो, योर वीडियो इज ओके। यस, मैं वेट कर रहा हूं आपके कंफर्मेशन का। ऑल ऑफ यू प्लीज कंफर्म। बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं। ओके फाइन, सो वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन। तो आज का जो हमारा लेसन है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रीवियस लेसन से, डीलिंग रूम ऑपरेशंस के ऊपर है। और ये मॉड्यूल ए का चैप्टर 1 है, जहां से लगातार काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। तो जैसा हमने प्रीवियस लेसन्स के अंदर नोट किया था, देयर आर 3 टाइप ऑफ डिपार्टमेंट्स इन द डीलिंग रूम। एक है फ्रंट ऑफिस, एक है बैक ऑफिस और एक है मिड ऑफिस। सो फ्रंट ऑफिस एंड जनरल मैटर्स को हम इससे पहले 2 लेसन्स में डिस्कस कर चुके हैं, उनके क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे बैक ऑफिस की और उसके बाद मिड ऑफिस की। तो शुरू करते हैं बैक ऑफिस को। सो बैक ऑफिस का काम क्या है? किसी भी बैक ऑफिस की तरह बैक ऑफिस का काम है जितनी भी डील्स हुई हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, सो ये डील्स करते हैं डीलर्स इन द डीलिंग रूम। सो फ्रंट ऑफिस के में सो जितनी भी ट्रांजैक्शंस डीलर्स ने की हैं उनकी प्रोसेसिंग करना, और फिर उन ट्रांजैक्शंस को अकाउंट फार करना, उनको बुक्स में लेके आना, और फिर उन सभी ट्रांजैक्शंस की रिकंसिलेशन करना। तो जो रिकंसाइल्ड ट्रांजैक्शंस नहीं है उनकी रिकंसिलेशन करना। तो ये 3 इंपॉर्टेंट काम है। यानी बैक ऑफिस क्या कर रहा है? बैक ऑफिस सो जो फ्रंट ऑफिस है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। सो फ्रंट ऑफिस के द्वारा की गई डील्स को रिकॉर्ड करना, उनको अकाउंट फार करना, उनको प्रोसेस करना और उनको रिकंसाइल करना। एनी laxity in this area will land the bank into unforeseen trouble। अगर बैक ऑफिस इनमें से किसी प्रकार की कोई लैक्सिटी दिखाता है, लापरवाही दिखाता है, तो देन दैट कैन क्रिएट बिग प्रॉब्लम फॉर द बैंक, और वो अनफॉरसीन ट्रबल होगी। और क्योंकि ये ट्रांजेक्शन्स बहुत लार्ज वॉल्यूम्स की होती हैं, तो इनमें बैंकों को काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है। इसीलिए जो बैक ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं, सो दे कैन नॉट शो एनी टाइप ऑफ लैक्सिटी। तो वो किसी भी तरह की नेग्लिजेंस नहीं दिखा सकते। इट कैन नेगेट एफर्ट्स ऑफ द डीलर्स टू जनरेट प्रॉफिट। सो जो डीलर्स ने एफर्ट्स की प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, तो उनको ये जीरो कर सकती है, नेगेट कर सकती है। नॉट ओनली दिस, अगर कोई डीलर लैक्स है, लापरवाह है, और वो सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर रहा है और इंडल्ज कर रहा है मिस रिपोर्टिंग में या रॉन्ग डूइंग में, तो दैट कैन ऑल्सो बी द प्रॉब्लम। सो इट कुड बी सो lax that the dealer exploit the situation and they indulge in misreporting or wrongdoing। तो वो मिसरिपोर्टिंग कर रहे हो सकते हैं, कोई रॉन्ग डूइंग हो सकती है, और वो बैक ऑफिस के नोटिस में नहीं है। तो इसलिए बैक ऑफिस में किसी प्रकार की लैक्सिटी नहीं होनी चाहिए। बैक ऑफिस हैज बोथ ए सपोर्टिव रोल एज वेल एज ए चेकिंग रोल। यानी 2 तरह का रोल है। एक मैंने यहाँ पे बताया कि बैक ऑफिस का सपोर्टिंग रोल है, तो बैक ऑफिस से सपोर्ट करता है फ्रंट ऑफिस को। एट सेकेंडली, जो
फ्रंट ऑफिस ने किया उसको वो चेक भी करता है, क्योंकि प्रोसेसिंग ऑफ डील्स, उनको अकाउंट फार करना, रिकंसाइल करना, ये काम बैक ऑफिस का है। तो दो तरह का रोल इसका आ गया, एक है सपोर्टिव रोल और सेकंड वन है चेक करने का रोल। सो जो डीलिंग रूम की ऑपरेशंस हैं या डीलर्स की ऑपरेशंस हैं। आई होप ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ अस। हम सभी को ये सारे एस्पेक्ट एकदम क्लियर हैं। देन हम बात करेंगे मिड ऑफिस की। सो मिड ऑफिस क्या है? तो जैसा हमने नोट किया था, मिड ऑफिस रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है डीलिंग रूम के अंदर। सो इट डील्स विद रिस्क मैनेजमेंट। तो डीलिंग रूम की जो ऑपरेशंस हैं उनमें जो रिस्क है उसको मैनेज करना। देन पैरामीटराइजेशन ऑफ द रिस्क, रिस्क के पैरामीटर्स को मैनेज करना जो डीलिंग रूम ऑपरेशंस में है, इंक्लूडिंग द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। तो रिस्क को मैनेज करना और उनकी पैरामीटराइजेशन करना। In addition to this, it acts as a check over the risk taken by the dealers. डीलर्स ने जो रिस्क लिया है, तो डीलर किस तरह का रिस्क ले रहे हैं? सो डीलर ने फॉरेन करेंसी परचेज की और परचेज करने के बाद इसका जो रेट है फॉरेन करेंसी का, वो रेट डिक्रीज कर गया, तो बैंक को लॉस होने वाला है। इसीलिए अगर डीलर ने फॉरेन करेंसी परचेज किया है तो इसकी कवर एक्सरसाइज, कवर ऑपरेशन भी साथ में होनी चाहिए। तो जो रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है यानी मिड ऑफिस है, वो इस रिस्क के ऊपर चेक रखता है और उसको सप्लीमेंट भी करता है डीलर को मार्केट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके। यानी मिड ऑफिस मार्केट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता रहता है कि मार्केट का एनवायरनमेंट क्या है, मार्केट में क्या हैपन हो रहा है, और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर जो डीलिंग रूम में डीलर्स हैं वो बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। सो एक है चेक रखना डीलर्स की उन एक्टिविटीज के ऊपर, और सेकेंडली डीलर्स को सप्लीमेंट करना बाय प्रोवाइडिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, करंट मार्केट इंफॉर्मेशन। Mid office is also required to ensure compliance of various guidelines, instructions connected with the treasury operations and is an independent function. तो मिड ऑफिस का ये भी रोल है कि उसको सुनिश्चित करना है जो भी गाइडलाइंस हैं आरबीआई की या गवर्नमेंट की या फिडाई की या बैंक की इंटरनल इंस्ट्रक्शंस हैं, तो उनका कंप्लायंस करना, तो उनकी कंप्लायंस को इंश्योर करना। This is another important functions of the mid office. So broadly जो mid office है वो रिस्क मैनेजमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, जो हमारी ट्रेजरी ऑपरेशंस में जो डिफरेंट टाइप के रिस्क हैं। अब हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर यूएसएपी। सो यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर, जो डीलिंग रूम की अकाउंटिंग होनी है ट्रांजैक्शंस की, उनके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है और वो यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। और ये प्रोसीजर जैसा इसका नाम है अकाउंटिंग को रिलेट करता है, अकाउंटिंग विद इन द डीलिंग रूम। So with the increasing volume of foreign exchange transactions, RBI approved guidelines of uniform standard accounting procedure for evaluation of foreign exchange profits and losses by authorized dealers issued by FIDI. तो USAP ये प्रोसीजर किसने इशू किया? ये प्रोसीजर इशू किया है फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया में। और इसको अप्रूव किसने किया है? अप्रूव किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने।
और ये अकाउंटिंग प्रोसीजर किसको रिलेट करता है? ये रिलेट करता है जो फॉरेन एक्सचेंज की इवेल्युएशन है, जो हमारे पास इन हैंड फॉरेन एक्सचेंज है, तो उसमें से जो प्रॉफिट होने वाले हैं या लॉसेस होने वाले हैं, तो उनकी अकाउंटिंग को ये एक प्रोसीजर ले करता है। यानी यहाँ पे 3 चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। पहला, इन प्रोसीजर्स को इशू कौन करता है? तो इसको इशू करता है फिडाई। सेकंड, इसको अप्रूव कौन करता है? इसको अप्रूव करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। और तीसरा, ये प्रोसीजर किसको रिलेट करते हैं? सो वैल्यूएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को। ये तीसरा पार्ट हो गया। तो अगर हम इसको सेग्रीगेट करके लिख लेंगे तो याद रखने में हमें डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे सीधा क्वेश्चन बन जाता है। आई होप एवरीथिंग जो अभी तक हमने डिस्कस किया उसको आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और आपने उसको अच्छे से नोट भी कर लिया है। और अगर ऐसा है तो क्विकली NQ टाइप कर देंगे, नो क्वेश्चन। तो आपने ठीक से अंडरस्टैंड कर लिया और आपने ठीक से नोट कर लिया, तो क्विकली टाइप कर दीजिए NQ, नो क्वेश्चन। These require banks to undertake profit and loss valuation of foreign positions at end of each month, notwithstanding practice of passing accounting entries at quarterly intervals। तो ये प्रोसीजर क्या कहता है? ये प्रोसीजर कहता है कि बैंकों को क्या करना होगा, जो फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यूएशन के कारण प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, वो उनको एंड ऑफ ईच मंथ कैलकुलेट करना चाहिए। So what banks should do? They should undertake profit and loss valuation relating to foreign exchange positions. So foreign exchange की जो positions, short positions भी हो सकती हैं, long positions भी हो सकती हैं। तो इनकी वैल्यूएशन जब हम करेंगे तो उनके ऊपर होने वाले प्रॉफिट और लॉस का इवेल्युएशन मंथली बेसिस के ऊपर करना है। और इसके लिए बैंक्स सेपरेटली अकाउंटिंग एंट्रीज जो हैं वो क्वार्टरली इंटरवल के ऊपर जो करते हैं वो साथ साथ करते रहेंगे। यानी बैंकों को जो वैल्यूएशन का एक्टिविटी है वो मंथली बेसिस के ऊपर करना है और साथ साथ वो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर अकाउंटिंग एस्पेक्ट को भी कंटिन्यू करेंगे। Automation of dealing operations can facilitate profit evaluation exercise on a daily basis even. तो अब क्योंकि बैंकों में जो डीलिंग ऑपरेशंस का ऑटोमेशन है, यानी कि सारी की सारी हमारी ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन है, तो उस केस में डेली बेसिस के ऊपर प्रॉफिट वैल्यूएशन क्या है वो भी किया जा सकता है। सो दैट इज प्रेफरेबल। So profit or loss evaluation exercise, it can be conducted even daily. उसको daily भी किया जा सकता है because of automation. According to present guidelines, each foreign currency position should be reviewed separately. जो इस प्रोसीजर्स की प्रेजेंट गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक हर एक फॉरेन करेंसी की पोजीशन को, नॉट ओवरऑल, फॉर ईच फॉरेन करेंसी पोजीशन, उसका रिव्यू सेपरेट किया जाना चाहिए। तो रिव्यू ऑफ ईच फॉरेन करेंसी पोजीशन शुड बी डन सेपरेटली। इट कवर्स ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेन करेंसी पोजीशंस। तो इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं इस प्रोसीजर के, सो इट कवर्स ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेन करेंसी पोजीशंस। और ये कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो पहले तो हम इस बात को नोट कर लेंगे कि हर एक फॉरेन करेंसी पोजीशन को सेपरेटली रिव्यू किया जाएगा और फिर
कौन कौन से कंपोनेंट्स को रिव्यू किया जाएगा, तो उनको भी देख लेते हैं। मिरर अकाउंट्स ऑफ द करेंसी, करेंसी के जो मिरर अकाउंट्स होते हैं। तो मिरर अकाउंट्स क्या होते हैं? एक होते हैं नॉस्ट्रो अकाउंट्स। नॉस्ट्रो अकाउंट्स होते हैं ऑलवेज डिनोमिनेटेड इन ए फॉरेन करेंसी। सो नॉस्ट्रो अकाउंट की एक कॉपी क्रिएट की जाती है जो इंडियन करेंसी में उसकी वैल्यूएशन को बताती है। सो जो नॉस्ट्रो अकाउंट का रेप्लिका है, उसकी कॉपी है, जो फॉरेन करेंसी में नहीं, उसको कन्वर्ट करके इंडियन करेंसी में दिखाई जाती है, तो उसको हम कहते हैं मिरर अकाउंट। तो एक है इसमें कंपोनेंट मिरर अकाउंट का। देन फॉरेन करेंसी नोट्स हेल्ड, जो फॉरेन करेंसी के नोट्स हैं बैंक के पास, उस कंपोनेंट को भी लेगी डिफरेंट करेंसीज के अंदर सेपरेटली। इंपोर्ट सस्पेंस अकाउंट, उसके जो बैलेंसेस हैं इंपोर्ट सस्पेंस अकाउंट के, जहां हमारी देनदारी रहती है। ऑल स्पॉट एंड फॉरवर्ड पोजीशंस, सो क्योंकि इससे मिसमैच बनता है, सो जितनी भी स्पॉट पोजीशंस हैं, जितनी भी फ्यूचर्स में पोजीशंस हैं, सो जैसा मैंने पहले बताया पोजीशंस होती हैं रिसीवेबल अमाउंट और पेएबल अमाउंट, एंड अदर फॉरेन करेंसी एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं। हर एक फॉरेन करेंसी के लिए इनको सेपरेटली रिव्यू किया जाना है। FDI advises valuation rates based on ongoing market rates on month end dates। तो वैल्यूएशन रेट्स जो हैं वो बताता है FDI, और ये बताता है ऑन मंथ एंड बेसिस टू एनेबल द ऑथोराइज्ड डीलर्स टू रीवैल्यू देयर फॉरेन करेंसी पोजीशंस। जो फॉरेन करेंसी पोजीशन को रीवैल्यू किया जाएगा मंथ एंड के ऊपर, उसके जो रेट्स हैं वो FDI बताएगा, ताकि सभी बैंक यूनिफॉर्म बेसिस के ऊपर इन रेट्स को अप्लाई करें। तो इस प्रोसीजर के मुताबिक FDI विल प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन के वैल्यूएशन के लिए रेट्स क्या होंगे मंथ एंड के बेसिस के ऊपर, ताकि अथॉराइज्ड डीलर अपनी पोजीशंस को, फॉरेन करेंसी पोजीशंस को रीवैल्यू कर सके। चलिए फ्रेंड्स, अब इनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16 तक हम पहले लेसन में डिस्कस कर चुके हैं। अब बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं, अब उनको डिस्कस करते हैं। वाई इज एन इंटेग्रेटेड ट्रेजरी नीडेड? इंटेग्रेटेड ट्रेजरी की जरूरत क्यों रहती है? टू रिड्यूस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द बैक ऑफिस, टू इंक्रीज अथॉरिटी ऑफ द डीलर, टू मैनेज रिस्क एसोसिएटेड विद द ट्रेजरी ऑपरेशंस, to reduce volume of foreign exchange transactions. Yes, what will be the answer? Try to answer the question. So question को आंसर करने की कोशिश करिए। Why integrated treasury is required? Yes, it is required to manage risk associated with the treasury operations. So treasury operations में बहुत बड़े रिस्क होते हैं, बहुत टाइप के रिस्क होते हैं, तो उन रिस्क को मैनेज करने के लिए इंटेग्रेटेड ट्रेजरी का इंपॉर्टेंस है। नंबर 2, व्हाट डज बैक ऑफिस टेक्स केयर? जो बैक ऑफिस हैं वो किस चीज का ध्यान रखते हैं? प्रोसेसिंग ऑफ डील्स एंड अकाउंट्स, रिस्क मैनेजमेंट ऑफ डीलिंग रूम ऑपरेशंस, पैरामीटराइजेशन ऑफ रिस्क, गिविंग मार्केट इंफॉर्मेशन। तो बैक ऑफिस का रोल क्या रहता है? तो यस, बैक ऑफिस का रोल क्या है?
आपकी कॉपी में ऑलरेडी इसके नोट्स लिखे हुए हैं, आप उनको भी रेफर कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी मेमोरी से आंसर देंगे दैट इज बेटर। सो सभी स्टूडेंट कोशिश करेंगे आंसर देने की, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हैं जो आंसर देते नहीं हैं, तो उनका नुकसान हो रहा है। माइंड एप्लीकेशन करेंगे तो वो ज़्यादा अंडरस्टैंड बनेगा आपको, और फ्यूचर में आप उसको रिकॉल भी क्विकली कर पाएंगे। तो बैक ऑफिस का रोल है डील्स को प्रोसेस करना और अकाउंट्स, उनके लिए अकाउंटिंग करना डील्स की। सो जितनी भी ट्रांजैक्शंस की हैं डीलर ने फ्रंट ऑफिस में, उनको डील्स को प्रोसेस करना और उनकी अकाउंटिंग करना, ये काम है बैक ऑफिस का। व्हाट इज रोल ऑफ मिड ऑफिस? मिड ऑफिस का रोल क्या रहता है? टू जनरेट प्रॉफिट फॉर द इंस्टीट्यूशन, to act as a check over risk taken by the dealers, to process deals and accounts, to prescribe limits for the exchange position. Yes, what is the role of mid office? So what will be our answer? What will be role of mid office? Mid office का रोल क्या रहेगा? तो आप नोट्स को निकाल के भी देख सकते हो, जो नोट्स आपने बनाए हैं, और माइंड से भी इनका आंसर दे सकते हो। तो मिड ऑफिस का रोल रहता है कि जो डीलर ने रिस्क अंडरटेक किए हैं उनको चेक करना, तो टू एक्ट एज ए चेक ओवर रिस्क टेकन बाय द डीलर। सो फ्रंट ऑफिस ने जो रिस्क लिए हैं तो उनके ऊपर चेक रखना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मिड ऑफिस इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस? तो अगर हम कंप्लायंस के बेसिस के ऊपर देखें तो मिड ऑफिस का फंक्शन क्या है? तो व्हाट इज फंक्शन ऑफ मिड ऑफिस इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस? कंप्लायंस को लेकर के ऑप्शन को देख लेते हैं। टू इंश्योर कंप्लायंस ऑफ वेरियस गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस कनेक्टेड विद द ट्रेजरी ऑपरेशंस, टू प्रोसेस डील्स एंड अकाउंट्स, टू गिव मार्केट इंफॉर्मेशन, टू मैनेज रिस्क एसोसिएटेड विद द ट्रेजरी ऑपरेशंस। तो ध्यान रखना है, मिड ऑफिस का फंक्शन हमने बताना है इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से हम आंसर दे सकते हैं। अगर इसमें हम कंप्लायंस वर्ड को छोड़ दें तो फिर हमारा आंसर कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो अगर इसमें से कंप्लायंस वर्ड को हटा दें तो फिर आंसर ए भी बन जाएगा, सी भी बन जाएगा और डी भी बन जाएगा। लेकिन जब हम इसको कंप्लायंस के नजरिए से देखेंगे तो फिर हमारा आंसर केवल ए बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज पर्पज ऑफ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस? तो इनका पर्पज क्या है? व्हाट इज पर्पज ऑफ यूएसएपी? टू ऑटोमेट डीलिंग रूम ऑपरेशंस, टू इवेल्युएट foreign exchange profit and losses, to manage currency positions, to ensure compliance with RBI guidelines. So question number 21, what will be the answer? क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए? ये तो बहुत फ्रेश, हमने थोड़ी देर पहले ही इसको किया था, तो डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। यस, ऑल ऑफ यू शुड आंसर। कोशिश करें सभी आंसर देने की। यस, आंसर विल बी टू इवेल्युएट फॉरेन एक्सचेंज प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो फॉरेन एक्सचेंज प्रॉफिट्स को, लॉसेस को इवेल्युएट करने के लिए ये यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर्स बनाए गए। अकॉर्डिंग टू आवर गाइडलाइंस, व्हेन शुड बैंक्स अंडरटेक प्रॉफिट लॉस वैल्यूएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज पोजीशंस? सो जो गाइडलाइंस यूएसएपी की हैं उनके मुताबिक बैंकों को प्रॉफिट एंड लॉस का जो वैल्यूएशन है फॉरेन एक्सचेंज पोजीशंस में, वो किस पीरियोडिसिटी के साथ लेना चाहिए? एट एंड ऑफ ईच मंथ, एट एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट एंड ऑफ ईच ईयर, या ओनली व्हेन देयर इज सिग्निफिकेंट चेंज इन द मार्केट कंडीशंस? क्वेश्चन नंबर 22।
Question number 22, when they should do. So it should be done at end of each month. हर महीने उनको ये करना है. Question 23, what components of foreign currency position does Uniform Standard Accounting Procedures cover? किस कंपोनेंट को ये कवर करते हैं ये प्रोसीजर्स? मिरर अकाउंट्स ऑफ द करेंसी, फॉरेन करेंसी नोट्स हेल्ड, इंपोर्ट सस्पेंस अकाउंट, या ऑल फॉरेन करेंसी एसेट्स एंड लायबिलिटीज, या ऑल स्पॉट एंड फॉरवर्ड पोजीशंस, या सारे के सारे ही. सो इसके जो कंपोनेंट्स हैं कौन कौन से हैं? USAP. सो किन किन कंपोनेंट्स को कवर किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 23, what will be the answer for question number 23? सो क्वेश्चन 23 के लिए आंसर रहेगा ये सारे के सारे ही कंपोनेंट्स हैं. Who issues guidelines for यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर्स? तो इनकी जो गाइडलाइंस हैं कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिडाई, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. सो USAP इसको कौन इशू करता है इन गाइडलाइंस को? सो दिस गाइडलाइंस इशू करता है फिडाई, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया. फ्रेंड्स, जिनका लाइक डिसलाइक अभी तक नहीं हुआ है, क्विकली वो लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे. सो डू इट क्विकली. अगर आपका लाइक डिसलाइक अभी तक पूरा नहीं हुआ है तो उसको कंप्लीट कर दीजिए. सो क्विकली. और इस स्लाइड के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. क्या लाइव क्लासेस पास करने के लिए काफ़ी हैं? उनको लेकर के आपके क्वेश्चंस का आंसर है. और आपको बेस्ट क्वालिटी के वेरी लो प्राइस्ड वीडियोस चाहिए तो उनकी भी जानकारी अवेलेबल है. तो इस जानकारी को भी आप पढ़ सकते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो इसको यूज़ कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. What is the basis for valuation of rates for foreign positions according to FIDAI? So FIDAI के मुताबिक वैल्यूएशन रेट्स फॉरेन एक्सचेंज पोजीशंस का बेसिस क्या है? ऑथोराइज्ड डीलर्स प्रेफरेंस, एवरेज मार्केट रेट ओवर द मंथ, हाईएस्ट मार्केट रेट ओवर द मंथ, या ऑनगोइंग मार्केट रेट्स ऑन मंथ एंड डेट्स. तो फिडाई के मुताबिक फॉरेन एक्सचेंज पोजीशंस को वैल्यूएशन करने के रेट्स इनमें से कौन से लगता है आपको? क्वेश्चन नंबर 25. सो किन रेट्स को उनको अडॉप्ट करना होगा? सो फिडाई के मुताबिक ये हैं ऑन गोइंग रेट्स ऑन मंथ एंड बेसिस. मंथ एंड के जो रेट्स हैं ऑन गोइंग बेसिस के ऊपर. एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बेनिफिट ऑफ ऑटोमेटिंग डीलिंग ऑपरेशंस फॉर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस? फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में जो ऑटोमेटिंग है डीलिंग ऑपरेशंस का, उसका बेनिफिट क्या है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं. टू मैनेज करेंसी पोजीशंस, टू इवेल्युएट फॉरेन एक्सचेंज प्रॉफिट एंड लॉसेस, टू इंश्योर कंप्लायंस विद RBI गाइडलाइंस, टू फैसिलिटेट प्रॉफिट इवेल्युएशन एक्सरसाइज ऑन डेली बेसिस. तो व्हाट विल बी द आंसर? तो क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए? यस, आंसर रहेगा फैसिलिटेट करना इवैल्यूएशन एक्सरसाइज डेली बेसिस के ऊपर. चलिए फ्रेंड्स, आज के इस सेशन को वाइंड अप करने से पहले अगर आपके इस सेशन के साथ जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चन हैं तो आप उनको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं.
अगर कोई असिस्टेंस हमारी आपको रिक्वायरमेंट है तो आप हमें इस ईमेल आईडी के ऊपर ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ऐप के अंदर देयर इज़ ए मैसेज बॉक्स, उस मैसेज बॉक्स में भी आप अपना मैसेज टाइप कर सकते हो। तो आपके पास 3 डिफरेंट अवेलेबल हैं। कमेंट बॉक्स आपके पास अवेलेबल है। कमेंट बॉक्स में आपने लेसन से रिलेटेड क्वेश्चंस डाल देने हैं और बाकी आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो हमारी ऐप का मैसेज बॉक्स आपको अवेलेबल है और हमारा ईमेल आईडी भी अवेलेबल है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू।